चलिए, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉस्ट के टाइप्स पढ़ाए थे कि कॉस्ट कितने तरह के होते हैं। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं एक बिजनेस कर रहा हूं? बोलिए, बिजनेस नहीं है ये? हाँ, सर्विस बिजनेस है ना। तो ये हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, ये भी क्या है? बिजनेस। याद रखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से खोला गया है तो वो क्या है? एक बिजनेस। भाई चैरिटी थोड़ी चल रही है यहाँ पर, है ना, कि हम लोगों से डोनेशन लेते हैं और फिर उस बेसिस पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, उस खर्चे से पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा, है ना। हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, तो आपसे पैसा भी ले रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो यानी ये क्या है? बिजनेस। पर अब हाँ क्या? नहीं, गलत बात नहीं है। एजुकेशन इज अ बिजनेस, ठीक है ना। भाई आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको टाइम दे रहे हैं, तो फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हाँ, चैरिटी से चलेगा। मतलब लोग चंदा दे, तो हम टाटा अंबानी बिरला को जाके बोले कि हमको बच्चों को सीए बनाना है, इसलिए आप चंदा दो। हाँ, हाँ, खुद तो 1 रुपया नहीं देगा और अभी बोल रहे हैं कि चैरिटी से चलाओ। तो मतलब एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, है ना। हॉस्पिटल के लिए भी लोग बोलते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, है ना, लूट रहे हैं। पर जो फैसिलिटी दे रहे हैं वो कहां से देंगे फिर? तो खर्चा चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही, वो भी एक बिजनेस ही है। तो अब मैं बोल रहा हूं, अगर मैं एजुकेशन दे रहा हूं और ये एक बिजनेस है, तो क्या मेरे भी बहुत सारे कॉस्ट लग रहे होंगे? तो जैसे मान लीजिए यहाँ का रेंट लग रहा है, तो रेंट फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ स्टाफ है तो उनको सैलरी भी दे देते हैं, तो वो भी क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी कनेक्टेड है, तो इंटरनेट का भी खर्चा लग रहा है, क्या है? फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ये बोर्ड लगा रखा है, कैमरा लगा रखा है, ठीक है, क्या है ये सब? नहीं, ये कॉस्ट नहीं है, ये असेट है। और इन पे जो डेप्रीसिएशन लगेगा, क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन, वो मेरी फिक्स कॉस्ट में आएगा, ठीक है ना। पर ये बोर्ड, ये कैमरा, ये सब फिक्स कॉस्ट में नहीं आते। जैसे बोला था, बिल्डिंग नहीं आता, प्लान नहीं आता, मशीन नहीं आता, वैसे ये बोर्ड कैमरा भी फिक्स कॉस्ट में नहीं आते, उन पे डेप्रीसिएशन लगा हुआ। अच्छा, इसके अलावा हम लोग आपको कुछ नोट्स वगैरह भी देंगे, है ना। जैसे मान लो मेरा सब्जेक्ट है कॉस्ट, तो कॉस्ट की मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बुकलेट भी दूंगा। तो बताओ, वो वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट? वो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वो तो पर स्टूडेंट के हिसाब से लगेगा। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल पर नोट्स मेरे 100 रुपए लगते हैं, तो अगर 10 आएंगे तो 1000 लगेंगे और 20 आएंगे तो 2000 लगेंगे। तो मतलब एकदम सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होता जाएगा टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो जब मेरे इतने छोटे से बिजनेस में ही मैंने आपको वेरिएबल और फिक्स्ड बता दिया, तो लोग तो बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां तो बहुत सारे कॉस्ट होते होंगे, जो वेरिएबल भी होते होंगे, फिक्स भी होते होंगे। कल उनकी ही एग्जाम्पल्स आपको बता रहा था। तो अगर मैं बोलूं मटेरियल लग रहा है, लेबर को वेजेस दे रहे हैं, फ्यूल का खर्चा लग रहा है, ठीक है, तो ये आपके वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएंगे। पावर का खर्चा लग रहा है, कमीशन दे रहे हैं, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है। पर हम बोले रेंट लग रहा है, सैलरी लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है, इंश्योरेंस लग रहा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाते हैं? फिक्स कॉस्ट हो जाते हैं। एडवर्टीजमेंट भी फिक्स्ड कॉस्ट होता है। अगर मुझे बताइए, एड अगर हम कर रहे हैं, तो क्या एक एक यूनिट के हिसाब से ऐड करेंगे क्या? नहीं ना। ऐड का तो हमेशा एक बजट होता है अपना, कि जैसे हम 2 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं या हम 5 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं, और उसमें जितना ऐड दे सकते हैं उतना ऐड दे दिया जाएगा। तो वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी हमेशा फिक्स कॉस्ट में इंक्लूड होगा। पर अगर मैं बोलूं कि मैं तो अपने ऑफिस स्टाफ को सैलरी भी देता हूं और मैं तो उसको कमीशन भी देता हूं, मैं तो सैलरी भी देता हूं और कमीशन भी देता हूं, दोनों दूंगा मैं तो फिर क्या बोलोगे? तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। क्या बोलेंगे उसे? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो जो कॉस्ट फिक्स भी है और वेरिएबल भी है, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल। अच्छा, लास्ट एक और बताया था आपको, स्टेप फिक्स कॉस्ट।
लगने में तो फिक्स्ड लगेगा, पर लगेगा कि सर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो इंक्रीज हो रहा है ना, कैपेसिटी बढ़ाने की वजह से हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है। वैसे तो फिक्स दिख रहा है पर एक लिमिट के बाद सर बढ़ रहा है ये, तो ऐसी फिक्स कॉस्ट को ही बोलना होता है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये जस्ट एक रिकैप था कि हमने कल तक क्या पढ़ा था। अच्छा, इसके लिए अलावा मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कि हमेशा ध्यान रखना है कि हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसके पीछे मैंने 5 रीजन बताए थे आपको। पहला रीजन था एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालनी है। 4 प्रोडक्ट बना रहे हो, चारों की कॉस्ट अलग बताओ। ठीक है ना, अगर 5 तरह के जॉब्स कर रहे हो तो पांचों जॉब की अलग अलग कॉस्ट बताओ। पढ़ते थे ना जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये क्यों पढ़ाते थे कि हर ऑब्जेक्ट की कॉस्ट अलग अलग तरीके से निकाली जाती है। अच्छा, दूसरा हमने बोला कॉस्ट बचाना भी सिखाते हैं, मैनेज करना भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉस्ट निकालना ही सिखाते हैं, प्राइस निकालना भी सिखाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अलग अलग तरह के होते हैं, कभी हम लोग मोनोपोली में होते हैं तो कभी हम परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं। तो हर सिचुएशन में आपके प्रोडक्ट की प्राइस अलग होती है, तो वो निकालना भी आपको ये सब्जेक्ट सिखाएगा। प्राइसिंग डिसीजन नाम से एक चैप्टर है अपने, उसमें हम सीख लेंगे कि प्राइस कैसे निकालते हैं। अच्छा, फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिटेबिलिटी निकालना। तो मैंने फर्क बताया था प्रॉफिट में और प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रॉफिट बोलते हैं तो वो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं तो वो एक एक ऑब्जेक्ट का होता है। तो 3 प्रोडक्ट है, तीनों का जब अलग अलग प्रॉफिट निकालने लग जाओगे तो उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। 3 कस्टमर है, तीनों कस्टमर का अलग अलग प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। और लास्ट होता है जब ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लेते हैं तो फिर हम डिसाइड भी कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए क्या अच्छा रहेगा, उसको बोलते हैं मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अच्छा, एक डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा। आप लोगों ने इंटर में एफएम भी पढ़ी हुई है, इंटर में कॉस्टिंग भी पढ़ी हुई है, तो क्या दोनों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सेम था क्या? नहीं। एफएम सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव था? मेन ऑब्जेक्टिव? नहीं। एफएम सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव? नहीं 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 नहीं। हाँ, एफएम सब्जेक्ट का गोल था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नहीं पढ़ा आपने इंटर में? बताया तो होगा, हाँ। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास में बताते हैं, हाँ वही वही। मैं भी तो कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव पहली क्लास में बता रहा हूँ, बाद में हर बार थोड़ी बताता रहूंगा, है ना। तो एफएम सब्जेक्ट का गोल होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो जहां वेल्थ की बात होती है ना, वहां हम लोग लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। लॉन्ग टर्म की मतलब कि 4 साल क्या होगा, 10 साल क्या होगा, 20 साल क्या होगा। पर जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट है ना, उसका गोल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं है। और इसीलिए आपने कभी कॉस्टिंग में टाइम वैल्यू मनी नहीं लगाया। लगाया था क्या कभी? टाइम वैल्यू मनी पीवी वगैरह करते थे, तो एफएम में तो कर रहे हैं, कॉस्टिंग में नहीं कर रहे। रीजन क्या है? क्योंकि कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, और जो आप एफएम में पढ़ते हो वो सब कुछ किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि वहां गोल क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पर कॉस्टिंग सब्जेक्ट का गोल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं है। और इसीलिए हमको डिसीजन मेकिंग ऐसे नहीं करनी होती है कि आने वाले 10 सालों में क्या करने वाले हैं। हमारे यहाँ का डिसीजन मेकिंग होता है कि इस महीने क्या करना है ना, इस आने वाले साल में क्या करना है। मैक्सिमम 1 ईयर के लिए डिसाइड करेंगे कि 1 ईयर में आने वाले साल में क्या करना है। जैसे आप लोग करते थे मेक और बाय पढ़ते थे, या आप लोग की फैक्टर पढ़ते थे, तो कभी ऐसा किया क्या 5 साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं? नहीं, वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता था। तो यहां जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो शॉर्ट टर्म होती है। और एफएम में भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, पर वो किसके लिए होती है? लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो जब मैं आपको एसएफएम पढ़ाने लगूंगा, मैं एकदम अलग ही बातें बोलने लग जाऊंगा। तो ऐसा क्यों होता है, वो डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि एससीएम शॉर्ट टर्म की बात करता है और एसएफएम लॉन्ग टर्म की बात करता है। अरे क्या समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे लिखिए, न्यू हेडिंग डालिए वापस। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट।
classification of cost on the basis of classification of cost on the basis of element, classification of cost on the basis of element। तो कल भी तो क्लासिफिकेशन ही पढ़ा था, फिर वो क्या था, वो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम था। बेसिस पे ध्यान देना है। तो जब हम यूनिट्स के हिसाब से समझा रहे थे तो हमने बोला वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, स्टेप फिक्स, ये 4 तरह के कॉस्ट होते हैं। पर जब हम एलिमेंट वाइज बोलने लग जाएंगे तो उसकी क्लासिफिकेशन अलग हो जाती है। तो ये वाला पार्ट भी अगेन आपको आता तो है ही, बस याद दिलाना है। आपको ऐसे पढ़ाते थे कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट मटेरियल, दूसरा एलिमेंट लेबर, और तीसरा एलिमेंट नहीं, एक्सपेंसेस, है ना। वो जब मैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर बोलूंगा तब आप ओवरहेड का नाम लोगे। पर अभी जब मैं सिर्फ मटेरियल, सिर्फ लेबर बोल रहा हूं तो फिर थर्ड एलिमेंट क्या होता है, एक्सपेंसेस। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं कि मटेरियल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर के 2 एलिमेंट होते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंसेस भी स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये जितने भी इनडायरेक्ट वाले होते हैं ना, इन्हीं को फिर हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट और या फिर ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर ओवरहेड्स। और ये जो डायरेक्ट वाले होते हैं ना, डायरेक्ट वाले तीनों ऐड कर दें तो इन्हीं को बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और या फिर प्राइम कॉस्ट। ठीक है, बना लो, पता तो है ही, बस एक बार रिकॉल ही तो कराना है, दोबारा बना लो। तो क्या होगा, जब मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो उसमें ये जो बेसिक्स पढ़ा रहा हूं मैं वो सब कुछ काम आएगा। तो उस पॉइंट पे वो चैप्टर में जाके कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको ये पहले ही पढ़ा दिया जा रहा है सब। तो फिर वहां पर जब डायरेक्ट मटेरियल आएगा तो वी विल बी क्लियर कि हाँ डायरेक्ट मटेरियल किसे बोलना चाह रहे हैं सर। या वहां पे ओवरहेड बोलेंगे तो हमको समझ में आ रहा होगा कि सर ओवरहेड किसको बोलना चाह रहे हैं। तो इसलिए बेसिक्स में एक बार रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये याद है कि ओवरहेड भी 3 तरह के होते थे। हाँ, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स भी 3 तरह के होते थे। पहला प्रोडक्शन ओवरहेड्स, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो चलो मैं चेक कर लेता हूं आपको कितना याद है। अगर आप लोग को याद रहा तो मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा, और लगा कि याद नहीं है तो मैं सब कुछ लिखवाऊंगा। ठीक है ना। तो बताइए, सबसे पहले मटेरियल।
व्हाट इज मटीरियल? नहीं, वही पूछ रहा हूं, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, व्हाट इज रॉ मटेरियल? डिफाइन रॉ मटेरियल। ठीक है, कोई भी आउटपुट बनाने के लिए जो इनपुट लग रहा है वो मटेरियल है। तो जैसे मान लो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं और मैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूं, तो क्या वो मटेरियल है? हाँ, तो वही जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो मान लो गुड्स में इलेक्ट्रिसिटी लगाई है, उस पे काम करेंगे अब। हाँ, कुछ टेंजिबिलिटी होनी चाहिए उसमें। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं हो सकता मटेरियल? टेंजिबल नहीं है। तो अगर हम डिफाइन करें तो मटेरियल रेफर्स टू एनी टेंजिबल आइटम विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सर्विस। प्रोडक्शन करने के लिए या सर्विस देने के लिए अगर हम कोई भी टेंजिबल चीज यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? मटेरियल बन जाएगा। तो अब मुझे बताओ, जैसे लेबर लगाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो भी तो टेंजिबल है, तो क्या उसको मटेरियल बोल दें? हाँ, खुद भी लग रहा है ना, काम कर रहा है, हाथों से ही तो काम कर रहा है। हाथ काट के थोड़ी लगा रहा है, मतलब आप बोल रहे हो उसके अंदर जाना चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए। प्रोडक्ट के अंदर नहीं हुआ तो नहीं है मटेरियल। नहीं, बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। अब हम बोल रहे हो उस मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस को करने के लिए आप अगर कुछ लगा रहे हो टेंजिबल चीज, तो जैसे आप लेबर को लगा रहे हो, तो क्या उसको मटेरियल बोले क्या? टेंजिबल चीज पर प्रोसेसिंग होनी चाहिए। और कुछ बेटर बोल सकते हो? अगर मैं बोलूं कि टेंजिबल और नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए, मटेरियल है अगर, तो क्या वो टेंजिबल तो होगा ही होगा, और वो साथ में नॉन लिविंग भी तो होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए बोल रहे हैं कि हम तो नॉन वेज फूड बेचते हैं, है ना, हम तो चिकन फूड बेचते हैं। हाँ, क्योंकि वो नॉन लिविंग है ना, नहीं आप जिंदा थोड़ी बनाओगे। नहीं, लिविंग था से मतलब नहीं है, जब हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या वो नॉन लिविंग है ना, तो मतलब वो मटेरियल है। देखो अब क्या होता है कि डेफिनेशन तो एक बन जाती है, पर एक्सेप्शन बहुत सारे हो सकते हैं उसके, तो अपन एक्सेप्शन वाइज नहीं चलेंगे, जनरल में बात करें। आप सोचो कोई भी मटेरियल के बारे में सोचो, तो क्या वो टेंजिबल और नॉन लिविंग ही होता होगा, है ना? तो जनरल डेफिनेशन यही है कि एनी टेंजिबल एंड नॉन लिविंग आइटम विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस विल बी ट्रीटेड एज मटेरियल। आसान रहेगा ढूंढना कि मटेरियल किसको बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं कि चलो ये तो डिजिटल बोर्ड है, मान लो व्हाइट बोर्ड होता और मैं ना मार्कर और इंक यूज करके आपको पढ़ा रहा होता, तो क्या वो मार्कर और इंक जो यूज कर रहा हूं क्या मेरे लिए मटेरियल बन जाता? हाँ, वो मेरी सर्विस का मटेरियल हो जाता। समझ रहे हो क्या? जैसे हम आपको नोट्स वगैरह देंगे तो वो हमारे लिए मटेरियल ही है। तो एनी टेंजिबल एंड नॉन लिविंग आइटम विच इज यूज फॉर योर बिजनेस इज अ मटीरियल। लिख ही लेते हैं ना, याद नहीं था। लिखो, लिखो फर्स्ट पॉइंट। हाँ, अच्छा। नहीं, पर अगर लिखा हुआ रहेगा और अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते भी रहेंगे ना, तो वो हमें याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए मटीरियल। फर्स्ट पॉइंट लिखिए मटीरियल, डैश लगा के एनी टेंजिबल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप भी आंसर दे सकते हैं। एनी टेंजिबल एंड नॉन लिविंग आइटम, एनी टेंजिबल एंड नॉन लिविंग आइटम which is used in the business, any tangible and non living item which is used in the business is a material.
is a material. Any tangible and non-living item which is used in the business is a material. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग के डेफिनेशन पे एक डाउट क्रिएट करता हूं. मशीनरी ऑयल है ना, मैं मशीन को स्मूथली चलाने के लिए उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डालता रहता हूं, लुब्रिकेंट करने के लिए उसको ना स्मूथली चलता रहे. तो क्या ये प्रोडक्ट के अंदर डलेगा? पर ये भी मटेरियल है. मशीनरी ऑयल को भी मटेरियल ही बोला जाता है. क्या ये टेंजिबल है? क्या ये नॉन लिविंग है? तो ये मटेरियल है. पर ये तो मशीन में लग रहा है सर, ये तो प्रोडक्ट में लग ही नहीं रहा. तभी तो हम बोलते हैं कि मटेरियल दो तरह के होते हैं. हाँ, तभी तो बोला जाता है कि मटेरियल दो तरह का होता है. तो जो मटेरियल प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है, जो मटेरियल प्रोडक्ट में अंदर डलता है, वो उसका डायरेक्ट मटेरियल होता है. पर जो मटेरियल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उसका पार्ट हो, पर उसके प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए हमने उसको यूज किया, या उसके डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए हमने उसको यूज किया, या उसको स्टोर करने के लिए हमने उसको यूज किया, तो वो भी हमारे लिए मटेरियल है. बट दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल. वरना डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों बनाया गया? समझ रहे हो क्या? अगर हर मटेरियल प्रोडक्ट में ही लगने लग जाता तो फिर तो मटेरियल एक ही तरह का होता हमेशा. पर अपन तो इंटर से पढ़ के आए हैं ना, दो तरह के मटेरियल होते हैं. तो फर्क क्या है वो समझाना चाह रहा हूं. हाँ, नहीं, अब सेट इसलिए नहीं आएगी. अब सुन लीजिए एक बात और. जैसे आप ये बोल रहे हैं कि सर आप बोल रहे हो टेंजिबल एंड नॉन लिविंग आइटम है, तो फिर तो मटेरियल है, तो ऐसे तो सर फिर मशीन भी इसमें ही आ गया. तो क्या है, मशीन को तो मैंने पहले ही मना कर दिया कि वो कॉस्ट ही नहीं है. और ये मैं क्लासिफिकेशन किसकी पढ़ा रहा हूं? कॉस्ट की. तो इसमें मशीन तो कभी आ ही नहीं सकता. तो मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, ये तो मैंने पहले ही आउट कर दिया कि वो तो खर्चा ही नहीं है. तो अब वो मटेरियल में कभी नहीं आ सकता. समझ में आ रही क्या बात? क्लियर है क्या? अच्छा, मान लीजिए यही ऑयल अगर मैं सोप के अंदर डाल रहा हूं, होता है क्या साबुन के अंदर ऑयल होता है क्या? तो मैंने सोप के अंदर ऑयल डाल दिया, सोप बना रहा था उसमें ऑयल डाल दिया, तो क्या ये मटेरियल है? तो मतलब ऑयल तो दोनों सेम ही है ना, ऑयल तो ऑयल ही है, पर उसके यूज पे डिपेंड कर गया. तो अब क्योंकि वो प्रोडक्ट के अंदर डल गया तो बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल है. पर अगर वो उसके सपोर्ट के लिए यूज हो रहा है, प्रोडक्ट में नहीं डल रहा, इसको बोलते हैं एंसिलरी सर्विसेज में यूज हुआ, सपोर्ट कर रहा है उसके प्रोडक्शन को, तो क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल. दिस इज इनडायरेक्ट मटेरियल एंड दिस इज डायरेक्ट मटेरियल. आ रहा है क्या? अच्छा, और सुनो. जैसे हम लोग प्रोडक्ट की पैकिंग करते हैं, प्रोडक्ट की क्या करते हैं? पैकिंग करते हैं. तो पैकिंग करने के लिए भी कुछ चीजें यूज करते होंगे, और वो आइटम भी टेंजिबल होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं. तो एक्चुअली उनको बोला ही यही जाता है पैकिंग मटेरियल. उनका नाम ही यही होता है, पैकिंग मटेरियल. पर ना, पैकिंग मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, पढ़ा होगा आपने. अगेन, एक होता है प्राइमरी पैकिंग और एक होता है सेकेंडरी पैकिंग. मटेरियल तो दोनों ही है. अच्छा, क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का फर्क? अब अंदर नहीं लगे होंगे ना, वो तो ऊपर लगे होंगे ना. हाँ, मतलब आप बोल रहे हो कि उसके बिना प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, तो वो उसकी प्राइमरी पैकिंग है. जैसे टूथपेस्ट का एग्जांपल देते ही है, तो टूथपेस्ट ट्यूब के अंदर आता है, तो वो ट्यूब उसकी प्राइमरी पैकिंग है. तो अब सोचो, ऐसा होता है ट्यूब बनाते ही नहीं, तो फिर क्या होता है? थैली में लेके आते फिर, और क्या? तो बोलते हैं 100 ग्राम टूथपेस्ट दे दो थैली में. ऐसा नहीं सोचा हमने कभी. ट्यूब है, ट्यूब एसेंशियल है, उसके बिना नहीं बिक सकता, वो उसकी प्राइमरी पैकिंग है. सॉफ्ट ड्रिंक है, बिना बॉटल के या बिना कैन के नहीं बिक सकता, वो उसकी प्राइमरी पैकिंग है. चॉकलेट है, बिना फॉइल में रैप किए नहीं बिक सकता, वो उसकी प्राइमरी पैकिंग है. पर फिर सेकेंडरी क्या होता है?
अब उसके ऊपर आप जितनी एक्स्ट्रा पैकिंग कर रहे हो, चाहे वो स्टोर करने के लिए कर रहे हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर रहे हो, बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक कर रहे हो उसको, वो सब क्या है, सेकेंडरी पैकिंग है। तो क्या लगा इसमें मेन पैकिंग कौन सी थी, प्राइमरी, वो जरूरी था। और ये सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आसान करने के लिए, तो ये सब एंसिलरी सर्विसेज के लिए काम आएंगे। पर ये तो मेन पार्ट है प्रोडक्ट का, उसके बिना तो मेरा प्रोडक्ट ही अधूरा है। सोचो टूथपेस्ट बिना ट्यूब के कंप्लीट मानोगे क्या, नहीं, वो उसका जरूरी पार्ट हो जाता है। तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल और इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। आया क्या समझ में, क्लियर है क्या? एक और एग्जांपल ध्यान आ रहा है, जैसे कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स, क्या फर्क होता है? कंपोनेंट्स, एक तो होता है कंपोनेंट्स और एक होता है इंग्रेडिएंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कभी कभी कि ये कंपोनेंट लग रहा है, और कभी लिखा होता है ये इंग्रेडिएंट लग रहा है। क्या फर्क होता है? नहीं नहीं, मशीन के लिए नहीं, मशीन में बोलते हैं पार्ट्स। हाँ, बहुत ही इजी था ये। अगर हम किसी चीज को अलग कर सकते हैं प्रोडक्ट से, तो वो उसका कंपोनेंट है। और अगर हम सेपरेट नहीं कर सकते, मिक्स हो गया अब तो फिर वो उसका इंग्रेडिएंट है। जैसे फोन के अंदर बैटरी कंपोनेंट है, पेन के अंदर रिफिल कंपोनेंट है, टी के अंदर शुगर इंग्रेडिएंट है। अलग नहीं, मतलब वैसे तो साइंस लगा के तो वो भी हो जाएगा कि आप बोलो सर हम तो इवेपोरेशन करेंगे या हम तो फिल्ट्रेशन करेंगे, हाँ हाँ, सॉल्ट हो जाएगी, शुगर तो फिर भी नहीं होगी। मतलब अलग अलग कंपोनेंट उसके कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। तो मैं ही बोल रहा हूं अलग नहीं कर पा रहे आसानी से, तो वो इंग्रेडिएंट है। और अगर अलग कर सकते हैं तो कंपोनेंट है। कार के अंदर व्हील कंपोनेंट है। तो अब मुझे बताओ इसमें से मटेरियल कौन सा है, कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट? दोनों। तो आपको ऐसे जनरल में नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है टेंजिबल है क्या दोनों चीजें, नॉन लिविंग है क्या दोनों चीजें, तो दोनों ही मटेरियल है। पर अब बताओ डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है? इंग्रेडिएंट डायरेक्ट है और कंपोनेंट ये भी डायरेक्ट है। दोनों ही तो जरूरी है भाई। फोन के अंदर बैटरी नहीं होगी तो फोन कैसे पूरा माना जाएगा, पेन के अंदर रिफिल नहीं होगी तो पेन कैसे कंप्लीट माना जाएगा। तो जरूरी तो दोनों ही था, दोनों ही डायरेक्ट मटेरियल है। तो आई थिंक कि अब आप लोगों को समझ में आने लग गया व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। लिखिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स। मटेरियल दो तरह के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो अपने को ऐसे नहीं जानना है अच्छा वो चीज प्रोडक्ट में दिख रही है डायरेक्ट है, अच्छा ये प्रोडक्ट में नहीं दिख रही है इनडायरेक्ट। कई लोग ऐसे पढ़ाए होते हैं, ऐसे नहीं समझते हैं, है ना। अगर जरूरी है तो डायरेक्ट है और एंसिलरी है तो इनडायरेक्ट है। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, ए डायरेक्ट मटीरियल, ए डायरेक्ट मटीरियल, डैश लगा के लिखेंगे। इट रेफर्स टू दोज मटीरियल, it refers to those material which forms the major part, it refers to those material which forms the major part of the final product, it refers to those material which forms the major part of the final product. Example, major part of the final product, कि जैसे मैं बोलूँ ये मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं तो इसका पार्ट है ये, उसका जरूरी पार्ट है ये, ठीक है। एग्जाम्पल कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल कंपोनेंट्स, कॉमा इंग्रेडिएंट्स, एग्जाम्पल कंपोनेंट्स, कॉमा इंग्रेडिएंट्स, कॉमा प्राइमरी पैकिंग, कॉमा प्राइमरी पैकिंग। तो मैं ऐसे जनरल एग्जांपल नहीं दे रहा हूं कि प्लास्टिक मटेरियल होगा या वुड मटेरियल होगा,
मैं तो बोल रहा हूं अगर प्रोडक्ट का कंपोनेंट है तो मटेरियल ही है, प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट है तो मटेरियल ही है, डायरेक्ट मटेरियल ही है। और एक लास्ट एग्जांपल, कॉमा आउटपुट ट्रांसफर्ड, कॉमा आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, कॉमा आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। ये क्या चीज हुई? हाँ, आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है ना। तो जैसे मान लीजिए ये एक प्रोसेस है और ये दूसरा प्रोसेस है और ये तीसरा प्रोसेस है, तो मुझे बताओ ए में जो हम लोग इनपुट डालेंगे वो तो ऑब्वियसली आप मटेरियल बोलोगे ही। अच्छा, ए का जो आउटपुट है वो कहां जाता है? तो क्या वो बी के लिए इनपुट बन जाता है? और क्या वो जरूरी है? उसके बिना तो प्रोसेस भी स्टार्ट ही नहीं हो सकता, तो वो उसका डायरेक्ट मटेरियल होता है। तो आउटपुट जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है वो दूसरे प्रोसेस के लिए डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान आ रहा है? पढ़ा हुआ है अगेन आप लोग का सब कुछ, बस मेरा काम खाली याद दिलाना है। चलिए अब लिखिए बी पॉइंट। बी पॉइंट लिखिए इनडायरेक्ट मटेरियल। बी पॉइंट इनडायरेक्ट मटेरियल। बी पॉइंट इज इनडायरेक्ट मटेरियल में लिखेंगे डैश लगा के, इट रेफर्स टू दोज मटेरियल, it refers to those material which provide ancillary, ANCILLLARY, it refers to those material which provide ancillary services। ancillary का मतलब क्या बताया था? सपोर्ट, सपोर्टिव सर्विसेज, ANCILLLARY, सपोर्ट। एंसिलरी का मतलब होता है सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है बस, बाकी प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है ये। एग्जाम्पल बताओ कौन सी पैकिंग आएगी इसमें? सेकेंडरी पैकिंग। तो कभी क्वेश्चन में दिखे सेकेंडरी पैकिंग तो हमको सीधे याद आना चाहिए कि वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। कॉमा कौन सा ऑयल आएगा इसमें? मशीनरी ऑयल, मशीनरी ऑयल। कॉमा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कभी बोल सकते हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी वगैरह लगते हैं हमारे, है ना, सीजर हो गया, सेलोटेप हो गया, फेविकॉल हो गया, तो अब ये कोई डायरेक्ट मटेरियल थोड़ी बोलेंगे इनको, इनडायरेक्ट मटेरियल। कॉमा फ्यूल, पेट्रोल डीजल वगैरह यूज कर रहे हो तो किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए या कोई जनरेटर चलाने के लिए, प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी ना उसको यूज कर रहे होंगे, तो वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, एटसेट्रा। तो मतलब एक आइडिया लग गया। हाँ, मेन मटेरियल है तो डायरेक्ट बोलना है, एक्स्ट्रा मटेरियल है फालतू में लगा रहे हैं एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए, इनडायरेक्ट है। ठीक है, अब लिखिए सेकंड पॉइंट। तो अब हमको मटेरियल तो समझ में आ गया। तो अब से कोई पूछे व्हाट इज मटेरियल, तो हम बोल सकते हैं कोई भी टेंजिबल या नॉन लिविंग चीज प्रोडक्शन करने में या सर्विस देने में यूज हो रही है वो मटेरियल है। लेबर किसे बोलेंगे? टेंजिबल एंड लिविंग हो गया, पर इसमें फंस जाओगे आप। जैसे लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक समझते हो? कैमल, हाँ भेड़ बकरियां, मतलब कैमल हो गया, ऑक्स हो गया, बुलक हो गया, हॉर्स हो गया, तो क्या ये टेंजिबल होते हैं और क्या ये लिविंग होते हैं? पर उनको लेबर थोड़ी बोलेंगे। जिनकी किनकी? तो कैमल की भी लग रही है ना, लेबर में ले लेंगे क्या? हाँ, तो क्या मान लो कि मेरी एक मशीन है, ठीक है, उसको चलाने के लिए मैंने आगे हॉर्स बांध रखे हैं, वो भागने की कोशिश कर रहा है, मशीन चल रही है पीछे, लेबर हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग। टेंजिबल और लिविंग बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलो? ह्यूमन बीइंग होते हैं लेबर, तो है ना, इंसान को बोलते हैं ना लेबर। तो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, तो बिल्कुल मैं एक लेबर हूं। आप लोग जब सीएमए बन जाओगे तो फिर कंपनी में जाके लेबर ही तो कहलाओगे, तो इंसान हो ना, लेबर आप ही को तो बोलेंगे, और किसको बोलेंगे? हाँ, और आप बोलोगे सर हम तो ट्रेनिंग में जाते हैं और ट्रेनिंग में भी हमको लेबर जैसे ही ट्रीट करते रहते हैं। तो ट्रीट करना अलग चीज है, बाकी आप वहां पर लेबर नहीं, आप वहां पर ट्रेनी हो। क्या हो वहां पे? ट्रेनी। आपको तो काम सिखाया जा रहा है,
पर जब आप एक्चुअली में किसी कंपनी के लिए काम करने लग जाओगे तब आपको लेबर बोला जाएगा, सर्टिफाइड लेबर हो जाओगे। तो लिखिए लेबर में एनी ह्यूमन बीइंग who is working in an organization, any human being who is working in an organization, who is working in an organization under an employment relationship, who is working in an organization under an employment relationship, under an employment relationship is called a labor, is called a labor। जैसे मैं बोलूं ओनर ऑफ द बिजनेस, तो क्या वो लेबर है? क्यों नहीं है, वो तो ह्यूमन बीइंग ही है ना। पर वो अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसने खुद को ही काम दे रखा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है, वो अंडर एन एम्प्लॉयमेंट नहीं आता। पर अगर मैं बोलूं पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें पार्टनर्स है, वो भी काम कर रहे हैं, तो क्या वो लेबर है? नहीं है। अच्छा डायरेक्टर्स है, वो लेबर है, क्योंकि उसमें तो कंपनी के एम्प्लॉय तो होते हैं वो, और वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ओनर तो शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर तो लेबर ही कहलाता है। ठीक है, बाकी क्लीनर वगैरह ये सब बोलेंगे तो ये लेबर में आते ही है। मैनेजर हो गया, स्टाफ हो गया, सुपरवाइजर हो गया, फोरमैन हो गया, ये तो सब लेबर में ही है। एक और एग्जांपल देता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए लेबर को। जैसे मान लीजिए अभी पढ़ा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मान लो लाइट चली जाएगी नहीं, वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, कि अज्यूम करें एक बार कि लाइट चल जाए। अच्छा इंतजार किया कि लाइट आ जाए तो पढ़ाने लग जाए, तो आई नहीं। ठीक है, आप लोग भी चले गए, फिर हम और इंतजार करते रहे, फिर आसपास से पूछा भाई लाइट आ रही है क्या, तो बोले हमारी तो आ रही है पहले से ही। तो मतलब अपने यहाँ ही कुछ प्रॉब्लम हुई। तो फिर हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। किसको बुलाया? इलेक्ट्रिशियन को। बोला देखो भाई क्या फॉल्ट हुआ, अपने ही क्यों गई लाइट? तो उसने ठीक कर दिया, बोला फ्यूज उड़ गया था, तो ठीक कर दिया, और उसके लिए मैंने उसको 500 रुपीज पे कर दिए। तो बताओ क्या वो मेरा लेबर है? हाँ, अब वो भी लेबर नहीं है, ह्यूमन बीइंग भी है, काम भी मेरे लिए कर रहा है, पर हमारे बीच में एम्प्लॉयमेंट रिलेशन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट रिलेशन होता है मालिक और नौकर का रिलेशन। तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ मेरे लिए काम करता है ना, वो तो हर जगह जा जाके सर्विसेज दे रहा है, तो वो किसी के लिए भी लेबर नहीं है, तो वो लेबर कॉस्ट में नहीं आएगा। मतलब मैं पे बिजनेस के अंदर ही कर रहा हूं, पर मैं उस खर्चे को लेबर कॉस्ट में नहीं लिख सकता। पर ये होता है कि मैंने तो इलेक्ट्रिशियन को पकड़ के बैठा ही रखा है ना, कि सुबह 10 बजे आ जाना, शाम को 5 बजे ही जाना है जब क्लास ओवर हो जाएगी, और कहीं नहीं जाना है, और फिर मैं उसके लिए उसको पैसे दे रहा हूं, तो वो मेरा लेबर बन जाएगा। अब से उसकी कॉस्ट लेबर कॉस्ट में आने लग जाएगी। आया क्या समझ में? स्कूल में टीचर्स हैं, तो क्या है वो? लेबर ही है। डॉक्टर्स है हॉस्पिटल में, तो क्या है? लेबर है। तो इसे शर्म करने वाली बात नहीं यार, लेबर थोड़ी बोलेंगे हमको। ठीक है ना, कोई भी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, सब लेबर में आएंगे। पर ये भी दो तरह के डिवाइड हो जाएंगे। नहीं सर्टिफाइड नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर जो आपका बिजनेस है उसका मेन काम वो परफॉर्म कर रहा है लेबर, तो वो डायरेक्ट लेबर है। और इसके अलावा अगर वो हेल्प कर रहा है, खाली वो मेन वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है उसको, तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट लेबर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस प्रोडक्शन का है, तो प्रोडक्शन कौन करेंगे? नहीं, लेबर तो मेन हेड है, कौन करेंगे? वर्कर्स। तो वर्कर्स मेरे लिए डायरेक्ट लेबर हो गए। पर अब उनको गाइड करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमने फोरमैन भी अपॉइंट कर रखा है, सुपरवाइजर भी अपॉइंट कर रखा है, मैनेजर भी अपॉइंट कर रखा है, तो डायरेक्टर भी अपॉइंट कर रखा है। तो ये सब डायरेक्ट लेबर नहीं है, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है ना भाई, स्कूल में जा रहे हैं तो पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ा कौन रहे हैं? टीचर्स। तो टीचर तो डायरेक्ट लेबर है, पर उसके अलावा वहां पर आप बोलोगे कि सर गेट पे गार्ड भी है सर,
ठीक है ना, रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, तो ये सब एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, ये मैनेज कर रहे हैं, पर ये खुद थोड़ी पढ़ा रहे हैं, तो इनको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में मेन लेबर कौन है? डॉक्टर। पर अब आप बोलो नर्सेस भी है, वार्ड बॉय भी है, वहां भी रिसेप्शनिस्ट है, वहां भी कैशियर है, तो वो सब एक्स्ट्रा लेबर में आएंगे, बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। आ रहा है समझ में? लिखिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स, लेबर भी दो तरह के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ए डायरेक्ट लेबर, ए डायरेक्ट लेबर, डैश लगा के, इट रेफर्स टू दोज लेबर, it refers to those labor who are engaged in the, it refers to those labor who are engaged in the main activity, डायरेक्ट लेबर में लिखना है, it refers to those labor who are engaged in the main activity of the business, who are engaged in the main activity of the business. Example, example factory workers, example factory workers, कॉमा डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल। हमेशा मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों सोचे, मैं बार बार बोल चुका हूं, बिजनेस तो सर्विस का भी होता है। तो डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल, कॉमा कॉमा टीचर्स इन स्कूल, कॉमा टीचर्स इन स्कूल, कॉमा क्लर्क्स इन बैंक, बैंक में जो क्लर्क्स होते हैं वही तो मेन काम कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर है ये सब। पर क्या बैंक में भी गार्ड होता है? बैंक में भी मैनेजर होता है, तो वो थोड़ी ना आपसे लेना देना पैसों का कर रहे हैं, मैनेजर तो खाली हेल्प कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में जाएंगे, बी लिखिए इनडायरेक्ट लेबर, बी लिखिए इनडायरेक्ट लेबर। तो क्या ये सब सिखाने से मेरा आगे का कॉस्टिंग पढ़ाना मेरे लिए इजी हो जाता है, कि आप लोग को ये सब ऑलरेडी बताया हुआ रहता है, तो जब भी जरूरत पड़ती है मैं सीधे यही रेफर करूंगा और आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। वरना क्या होता है, प्रॉब्लम आती है कि पढ़ा हुआ कुछ और है और मैं कुछ और समझाना चाहता हूं और वो लिंक नहीं बन पाता है फिर। तो ऑल दो पढ़ा हुआ है फिर भी इसलिए सिखाना जरूरी है। तो इनडायरेक्ट लेबर में लिखिए, इट रेफर्स टू दोज लेबर which provide ancillary services, it refers to those labor which provide ancillary services, it refers to those labor which provide ancillary services. Example, ancillary services, example, nurses in hospital, comma managers, comma managers, comma cleaners, managers, cleaners, comma supervisors, supervisors, comma foreman, FOREMAN, comma foreman। अच्छा, क्या फर्क होता है सुपरवाइजर में और फोरमैन में? सुपरवाइजर कंट्रोल करता है, तो फोरमैन क्या करता है? सामान लाने में। उसको फोरमैन क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि वो उनका लीडर होता है और वो उनका सामान लाएगा। फोरमैन होता है ग्रुप ऑफ वर्कर्स का लीडर, है ना भाई। लेबर बहुत सारे होते हैं फैक्ट्री में, तो अब मान लो उनको मैनेजमेंट को कुछ बात पहुंचानी है, तो सारे ही थोड़ी चल जाते हैं। क्या करेंगे, एक नेता अपॉइंट करेंगे अपना, है ना, लीडर अपॉइंट करेंगे और वो बन जाएगा फोरमैन सॉरी, और वो फिर जाके मैनेजमेंट से बात करेगा। ठेकेदार नहीं, नेता, लीडर, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगेन मैनेजमेंट को कुछ बात पहुंचानी है लेबर तक, तो खुद नहीं जाते हैं वो क्या करेंगे, फोरमैन को बुला लेंगे और उसको समझा देंगे ये चीजें हैं, और वो जाके फिर लेबर को जाके समझाता है। फोरमैन है ना, लीडर है, तो वो काम नहीं करता है, वो खाली नेतागिरी करता है बस, ठीक है ना। तो इसलिए इनडायरेक्ट है, वो खुद प्रोडक्शन नहीं करता है, हाँ वो मांगे पूरी कराने में हेल्प करता है,
ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट सर्विसेज हो गई उसकी। तो मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ, एक्स्ट्रा फालतू के जो लोग होते हैं ना वो इनडायरेक्ट है, और जो मेन काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट है। और अब लिखिए थर्ड, सुपरवाइजर इनडायरेक्ट में लिखवाया ना। सुपरवाइजर ये देखता है कि लोग काम तो कर रहे हैं क्या। जैसे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो उनको बार बार बोलना कि काम करो काम करो, तो वो कौन है, सुपरवाइजर, इनडायरेक्ट में आएगा। हाँ, आप लोग भी इनडायरेक्ट में ही आओगे। चलो फिर है एक्सपेंसेस। थर्ड लिखिए एक्सपेंसेस। तो अब मैं पूछ रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी को मटेरियल बोलोगे क्या, तो आप बोले नहीं सर, मटेरियल कैसे बोल दे, टेंजिबल ही नहीं है। अच्छा, क्या उसको लेबर बोल दे क्या, तो फिर कोई हेड तो होगा उसके लिए, एक्सपेंसेस। ये रेसिडुअल कैटेगरी है, मतलब अगर लगे मटेरियल में नहीं ले पा रहे, लेबर में नहीं ले पा रहे, तो उसको किस में डाल देना, एक्सपेंसेस में। जैसे इंश्योरेंस, बताओ मटेरियल में आ सकता है, लेबर में आ सकता है, किस में जाएगा, एक्सपेंसेस में। एडवर्टीजमेंट कराया, मटेरियल में आएगा क्या, लेबर में आएगा क्या, तो किस में जाएगा, एक्सपेंसेस। रेंट पे कर रहा हूं, मटेरियल में आएगा क्या, लेबर में आएगा क्या, नहीं आएगा, एक्सपेंस में जाएगा। जो बच जाए सब किस में डाल देना। पर यह भी नहीं कि मशीन को भी एक्सपेंस में डाल दिया, क्योंकि मशीन तो कॉस्ट ही नहीं है, तो वो तो उसमें आएगा ही नहीं, पर उसका डेप्रीसिएशन जो लगाओगे वो एक्सपेंस में आ जाएगा। तो लिखिए थर्ड पॉइंट एक्सपेंस में, एनी कॉस्ट अदर देन मटीरियल एंड लेबर, एनी कॉस्ट अदर देन मटीरियल एंड लेबर is called an expense. Any cost other than material and labor is called an expense. Material और labor के अलावा जो भी बचेगा कॉस्ट, वो सब एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, और फिर लिखिए इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरह के होते हैं। चलो याद करो क्या होता था डायरेक्ट एक्सपेंस और क्या होता था इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नहीं, फिर वही प्रोडक्शन सर्विस भी तो हो सकता है, प्रोडक्शन और सर्विस से डायरेक्टली रिलेटेड हो, मतलब ये डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, उसके बिना नहीं बन सकती, बन तो सकती है। हाँ, नहीं फिक्स तो नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस फिक्स को तो नहीं बोलना चाह रहे। जैसे कोई भी एक्सपेंस किसी बिजनेस के लिए यानी किसी ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक हो, कि बोले ये तो इसी के लिए है, बाकी चीजों के लिए नहीं है, तो बोलेंगे डायरेक्ट है, स्पेसिफिक। पर अगर आप बोले ये एक्सपेंस तो सर कॉमन है, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए लग रहा है, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। ये एक्चुअल मीनिंग है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। स्पेसिफिक खर्चा कर रहे हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, जनरल खर्चा कर रहे हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे रेंट, तो रेंट बताओ किस किस प्रोडक्ट के लिए रेंट दे रहे, वो तो सबके लिए ही होगा, जनरल है, कॉमन है, इनडायरेक्ट में चला जाता है। पर अगर मैं बोलूं डिजाइनिंग चार्जेस पे कर रहा हूं, स्पेसिफिक हो गया। रॉयल्टी चार्जेस पे कर रहा हूं, स्पेसिफिक हो गया। हाँ अच्छा, डॉक चार्जेस बोल रहे हो, मेरे को लॉक सुन रहा था एक्चुअली, से मैं कंफ्यूज हो रहा था। डॉक चार्जेस, ठीक है, कि मतलब हम बोल रहे हैं वहां से यहां तक हम लोग शिपमेंट के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा मोल्ड चार्जेस, मोल्ड्स होते हैं ना, मोल्ड क्या होते हैं, प्रोडक्ट को शेप देने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने वो मोल्ड बनवाया है, तो मोल्ड तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ही होगा ना, वो सबके लिए कॉमन तो नहीं होगा, तो वो भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। पर आप बोल सकते हो सर मोल्ड की तो लाइफ होती है, 2 साल 3 साल 4 साल चल सकता है सर, तो ठीक है उसका अमोर्टाइजेशन कर देना। क्या कर देना, अमोर्टाइजेशन, पर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि वो स्पेसिफिक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आ सकता। अगर वो स्पेसिफिक मशीनरी का है, मान लो मेरे पास एक मशीन है और वो स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट के लिए है,
तो वो उसका डेप्रिसिएशन डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। पर अगर आप बोलते हो मशीन कॉमन है सर, वो तो हर प्रोडक्ट में काम आ जाता है, तो फिर उसका डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। मान लीजिए ये बोर्ड ही है मेरा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये बोर्ड मैं सिर्फ आपके क्लास के लिए यूज करूंगा और किसी के लिए यूज नहीं करूंगा, तो इसका जो डेप्रिसिएशन है वो आपके बैच का डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। पर अगर मैं बोलूं इस बोर्ड पे मैं, आप भी आओगे, आप भी पढ़ लोगे, अगला बैच आएगा वो भी पढ़ लेगा, पिछला बैच था उसने भी इसी में पढ़ा है, तो ये मेरे लिए कॉमन हो गया, और कॉमन हो गया तो फिर ये इनडायरेक्ट में चला जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, लिखिए। इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ए डायरेक्ट एक्सपेंस में इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस, it refers to those expenses which are incurred for specific object. It refers to those expenses which are incurred for specific object. Specific object, example designing charges, comma mold charges, MOULD, मोल्ड चार्जेस। जैसे घर में इडली खाते हैं अपन, तो इडली का शेप ऐसा ही क्यों है? क्योंकि उसका मोल्ड वैसा है, वो शेप उसका मोल्ड का ऐसा ही है, तो इडली का शेप सबके घर में सेम बनता है, पर वो इडली के लिए यूज होता है। अब आप बोलो कि उसमें हम खमन भी बनाना चाहेंगे, वो खमन ढोकला आता है ना, तो वो वैसा शेप में नहीं आता, वो स्क्वायर शेप में अलग आता है, उसका मोल्ड अलग है, इडली का मोल्ड अलग है, तो स्पेसिफिक है वो सब। क्लियर है? और आगे कॉमा रॉयल्टी चार्जेस, रॉयल्टी क्या होती है वैसे समझते हो ना आप लोग? कि किसी का इंटेंजिबल एसेट हमने रेंट पे ले लिया, किसी का पेटेंट करवाया हुआ है या ट्रेडमार्क करवाया हुआ है, और वो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस देने के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे फ्रेंचाइजी की फीस दे रहे हैं हम लोग, बुक्स के ऑथर्स के लिए हम लोग रॉयल्टी पे कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं ये सब। ठीक है, जैसे एक मूवी देखी 3 इडियट्स, आमिर खान वाली जो थी, तो वो 3 इडियट्स जो है वो मूवी एक नॉवेल पे बेस्ड है, मतलब उसकी जो स्टोरी है वो ओरिजिनल स्टोरी नहीं थी, वो ऑलरेडी एक बुक में लिखी हुई थी, उसके ऑथर है चेतन भगत। तो चेतन भगत ने एक नॉवेल लिखा, उस स्टोरी को कॉपी करके मूवी बना दिया गया। तो अब चेतन भगत क्या आराम से बोलेगा हाँ हाँ ले लो, मेरा स्टोरी चुरा लो, हाँ, तो बदले में क्या लेगा? रॉयल्टी लेगा। बोले मैं, मेरी लिखी हुई बुक है, कॉपीराइट किया हुआ है मेरा इस पे, तो फिर कंपनी वाले जो भी मूवी वाले हैं वो उसके बदले रॉयल्टी पे करेंगे, उनके लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है स्पेसिफिक मूवी के लिए। अब ये थोड़ी बोलेंगे हर मूवी की रॉयल्टी अब चेतन भगत को देते रहो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ठीक है, और फिर लिखिए बी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें लिखिए इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस, which are incurred, for common objects. सबके लिए। एग्जाम्पल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट। अब जैसे एडवर्टीजमेंट में भी लोग डिस्प्यूट करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स ही आर्ग्यू करते हैं, सर एड कंपनी का होता है या एड प्रोडक्ट का होता है? दोनों होते हैं, दोनों ही आते हैं ऐड, तो प्रोडक्ट के भी ऐड आते हैं, कंपनी के भी ऐड आते हैं। तो जब कंपनी के है तो वो कॉमन है और वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। पर अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऐड आ रहा है तो फिर तो वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ ना। मान लो मारुति कंपनी कोई नया कार लॉन्च कर देती है ना, नया कार लाएगी तो उसका बार बार ऐड भी देगी कि ये कार आया है, ये कार आया है, तो वो तो उस कार के लिए ऐड हो रहा है ना, तो वो उसका डायरेक्ट एक्सपेंस है।
पर अगर हम बोले कि मारुति कंपनी दिवाली के टाइम में ऐड दे रही है, तो वो तो फिर ऐड देगी कि हमारे पास इतने सारे वेराइटीज ऑफ कार है, जो पसंद है वो लेके चल जाओ, तो वो जनरल ऐड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनको अगर कंप्रेस करूं कि शॉर्ट में कैसे समझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो हम बोलेंगे जो मेन खर्चा है ना वो डायरेक्ट होता है, और जो एक्स्ट्रा खर्चे करते हैं ना हम लोग वो इनडायरेक्ट होते हैं। जो खर्चा लगे कि जरूरी है, बिना इसके इस मटेरियल के नहीं हो सकता, बिना इस लेबर के काम नहीं हो सकता, बिना इस एक्सपेंस के काम नहीं हो सकता, वही डायरेक्ट है। पर जो भी आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं, फालतू में कर रहे हैं पर फिर भी करना तो पड़ता ही है, तो वो सभी इनडायरेक्ट है। तो जैसे मैंने बोला कि मैं डिजाइन चार्जेस पे कर रहा हूं, बिना डिजाइन के प्रोडक्ट बन सकता है क्या? बिना मोल्ड के बन सकता है क्या? बिना कंपोनेंट के बन सकता है क्या? बिना मेन वर्कर के बन सकता है क्या? तो ये सब डायरेक्ट है। पर अगर मैं बोल रहा हूं मशीनरी ऑयल डाल रहा हूं, या मैं सेकेंडरी पैकिंग कर रहा हूं, या मैं फोरमैन को सैलरी दे रहा हूं, चाहे तो हटा भी सकते हैं इनको, पर फिर भी थोड़ा सा स्मूथ प्रोडक्शन करने के लिए इनको रखा जाता है, तो वो सब एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा को ही क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। 2 लाइन लिखवानी थी, और लिखो ऑल, पैराग्राफ चेंज करके ऑल ऑल डायरेक्ट मटेरियल, all direct material comma direct labor, all direct material comma direct labor and direct expenses, and direct expenses, all direct material comma direct labor and direct expense are cumulatively known as prime cost। तो कभी सोचा इनका नाम प्राइम कॉस्ट क्यों रखा गया? क्योंकि ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी कॉस्ट है, ये मेन कॉस्ट है, ये इनके बिना काम नहीं हो सकता, तो इसलिए इनका शॉर्ट में नाम रखा गया प्राइम कॉस्ट। अभी रुको, 2 लाइन बोला ना, और नेक्स्ट लाइन लिखिए ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल कॉमा इनडायरेक्ट लेबर and indirect expenses, all indirect material comma indirect labor and indirect expenses are cumulatively known as overheads। और इनका नाम ओवरहेड्स क्यों रखा गया? क्योंकि ये हाँ ऊपर से जा रहे हैं ये खर्चे, कि समझ में नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहे हैं, पर हो रहे हैं, है ना, तो इसलिए इनको ओवर द हेड बोला गया, कि ये तो खर्चे ओवर द हेड है, हमारे लगे जा रहे हैं बस फालतू, ओवरहेड्स बोल दिया। ठीक है, अब आज इतना ही है। अब कल बस एक बेसिक क्लास और लेनी है, जिसमें मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फर्क बताऊंगा, और फिर हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहला चैप्टर होगा लर्निंग कर्व, क्यूटी में लर्निंग कर्व।